हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स के पहले अध्याय का रिवीजन करने वाले हैं। यानी इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यानी एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ इस अध्याय के, जो कि है कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम भी बहुत तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। कूलाम का नियम लिखिए या दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल का निर्धारण कीजिए। तो कई तरीके से प्रश्न बन जाता है। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम पहले हम कुछ एक चित्र के माध्यम से समझते हैं और इसका फिर निर्धारण भी करते हैं। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, दो बिंदु ए मान लेते हैं, एक बिंदु बी है। एक बिंदु पर आवेश Q1 है, एक बिंदु पर आवेश Q2 है, और ये दोनों कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। अब इन दोनों आवेशों पर एक बल काम करता है, या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अगर ये समान आवेश होते यानी प्लस प्लस आवेश होते तो क्या करते, एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश होते तो अगर एक दूसरे को, यानी एक प्लस एक माइनस होता तो विपरीत आवेश होते, तो इन पर क्या करते, एक दूसरे को क्या करते हुए आकर्षित करते। तो इन पर आकर्षण बल तक लगता। तो हम मान लेते हैं, अगर मान लेते तो दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं F है। अगर समान होंगे तो आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत होंगे तो इन पर आकर्षण बल लग जाएगा। तो इनकी दूरी क्या है, F है। तो लिख लोगे कि माना क्या होंगे, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, इन पर लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। तो वही क्या होगा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाला कौन सा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो कि F है, क्या होता है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, तो आइए समझते हैं। क्या पढ़ा हमने, जो बल है इन दोनों आवेशों की मात्रा यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन दोनों समीकरणों से मान लें, समीकरण 1 इसे समीकरण 2, अगर दोनों को संयुक्त रूप से लिखें तब क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर एक K आ जाता है, Q1 Q2/r², जहाँ K क्या होगा, जहाँ K क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है, जहाँ K एक नियतांक है। ठीक है, K क्या है, एक नियतांक है। तो ये तो यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकल कर आ जाएगा। चूंकि अगर हम मान लेते हैं कि चूंकि K का मान क्या होता है, 1/4πε0 या 9 × 10⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो क्या लिख लोगे आप, हो जाएगा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम लिखेंगे कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दोनों को मिलाकर लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। K एक नियतांक है, K का मान क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्या होता है, या बराबर 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, इसका मान हो जाता है। अगर तो अब हम क्या करें, इस K का मान यहाँ पर रख दें तो F बराबर क्या हो जाएगा, K की जगह क्या लिखें, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² हो जाएगा। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले
बल का व्यंजक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मान लें कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, ठीक है, और विमीय सूत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का निर्वात की वैद्युतशीलता है। तब पेपर में प्रश्न एक और बन जाता है कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसके मात्रक, विमीय सूत्र और साथ ही इसके मान का निर्धारण करने के लिए पेपर में आ जाता है। तब आप देख सकते हो कि अगर हम क्या करें, यहाँ से इसके मान का निर्धारण करें, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें, तो हमें क्या करना है, अभी हाल जो हमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुणा 10⁻9 से लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9 से कर लें हम। तो अगर हम इसकी बट्टी में 1 माने और कैंची गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 9 गुणे 10⁻9 बराबर क्या हो जाएगा, 1। और हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर बाकी जो बची हुई है 1 के बटे में पहुंचा दूं, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁻9 कहाँ पर पहुंच जाएगा, नीचे। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई का मान क्या होगा, 3.14, और यहाँ पर 9 गुणे 10⁻9। अब जैसे ही आप इसका गुणा कर एक बार भाग दोगे तो आपका मान निकल कर आएगा 8.85 गुणे 10⁻12 निकल कर आ जाएगा। यानी ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मान होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मात्रक क्या था, हमने न्यूटन, इसका मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, कैंची गुणा किया, तो इसका भी क्या होगा, कैंची गुणा हो गया, ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ पर मात्रक क्या बनकर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। तो क्या मात्रक क्या बन जाएगा इसका, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मात्रक तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम विमा की बात करें, विमा की, तो कूलम होते आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और न्यूटन यानी बल, तो ML_T-2 होती है, ठीक है। और मीटर की क्या होती है, यानी दूरी क्या होती है, L, तो L का स्क्वायर होगा। अब हम क्या करें, इन सबको मिलाकर लिखते हैं ऊपर। तो जब ऊपर जाएंगे तो M ऊपर जाएगा तो क्या होगा, M-K1 हो जाएगा। L कितनी हो जाएंगी, 2 और 1 3, तो L की घात कितनी हो जाएंगी, 3। अब T देखिए कितनी है, यहाँ पर -2 है, ऊपर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो 4, तो ML_T4, और कितने हो जाएंगे, A2 हो जाएगा, A2 ये हो जाएगी इसकी विमा हो जाती है। क्लियर है। तो अब कभी भी 1-2 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट के मान का निर्धारण तभी हो जाता है। तो ये कूलम के 2 बिंदु अब इसको लगने वाले बल का व्यंजक निकालने के लिए है, कूलम का नियम है, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर चलते हैं इस चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो कि है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, 1-8 नंबर का बन जाएगा, तो इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है वो समझते हैं पहले। कि मान लीजिए कोई एक आवेश है, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कोई एक +Q आवेश है। इस आवेश या इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर इस आवेश के कोई चारों ओर का एक क्षेत्र है, मान लेते हैं आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है, अगर इसके पास कोई दूसरा आवेश लाएं, या तो सेम +Q आवेश या कोई -Q आवेश, तो इस आवेश या आवेश विधायक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर या तो वो आकर्षण या उसको प्रतिकर्षण करे, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का वो अनुभव करे, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर आप +Q आवेश लेकर आओगे +Q के पास तो प्रतिकर्षण बल, -Q लेके आओगे तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इस चैप्टर का, जो कि है विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये प्रश्न बन जाता है, या तो 2-4 गुण लिखने के लिए जाएंगे विद्युत बल रेखाओं के, या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इनके गुण लिखिए। तो समझते हैं विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर एकांक एवं स्वतंत्र
पृथक धनावेश चलता है। यानी मान लीजिए क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई कोई, ऐसे मान लेते प्रदर्शित कर लेते प्लस और माइनस आवेश, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है। क्या खींचे, निष्कोण ए वक्र है, जिस पर क्या होता है, क्या चलता है, एकांक स्वतंत्र धनावेश। कहाँ से चलेगा, ये धनावेश, धनावेश गति करता है, किसकी ओर करता है, ऋणावेश की ओर, ठीक है, करता है, ठीक है। तो भाई क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, जिस पर क्या होता है, एक स्वतंत्र एवं पृथक एकांक धनावेश चलता है। क्या चलता है, धनावेश, धनावेश चलेगा, निकलेगा, धनावेश चलता है। वे क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं, और ऋणावेश पर समाप्त होता है तो ये क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ से यहाँ चलेंगी, वक्र बनाती हुई ये चलेंगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। यानी फिर देखो कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जिस पर क्या चलता है, एकांक प्लस धनावेश चलता है, यानी धनावेश चलता है। तो इनके गुण की बात करें तो क्या होता है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। भैया हमने पढ़ा कि धन से चलेंगी और ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। और ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस जो चल रही हैं, वे कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, जा रही हैं वक्र बनाते हुए जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। यानी कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यानी क्या करती हैं कि लंबाई में, जैसे मान लीजिए जो भी बल रेखाएं हैं वे अपनी लंबाई में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, एक दूसरे से क्या करेंगी, दूर जाती हुई करेंगी लंबाई के अंदर। ऐसे ही ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। क्या करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके गुण हो जाएंगे। सिंपल गुण है, सिंपल परिभाषा है, तैयार कर लेना है। तो विद्युत क्षेत्र तैयार करना है, विद्युत बल रेखाओं का गुण करना है, आ जाती है पेपर में। फिर बनता है उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उसको हम तैयार, चलिए तो अब देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए कि मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। क्या रखा है, विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश, जैसे मान लें Q0 रखा हुआ है। तो इस पर एक बल काम करेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कोई विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र पे क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो क्या होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी उनके अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल F है, तब इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर F बटे Q0 हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक पेपर में पूछ लिया जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, इसका मात्रक लिखिए, इसका विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाता है इसका, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या एक और हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको ध्यान रखना है, दो मात्रक होती हैं। अगर इसकी राशि की बात करें तो ये राशि की बात करें तो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि है। अगर इसकी विमा की बात कर ली जाए, विमा की बात कर ली जाए तो विमा क्या लिख सकते हो कि बल की विमा क्या होती है, mL t की 2 होती है, ठीक है। और आवेश की मात्रा विमा क्या होती है, AT होती है। अगर हम क्या करें, इसको ऊपर पहुंचाएं तो mL t कितना हो जाएगा, पहले 2 है, एक और ऊपर जाएगा तो 3, mL t-3, a ऊपर जाएगा तो माइनस का mL t-3a-1 ये विमा हो जाएगी। यानी अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी पूछा है परीक्षा परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसका राशि
उसकी विमा पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार अगर अब प्रश्न बन जाए, प्रश्न नंबर अगर बात करें हम 5 की, तो अगर पूछें कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, पेपर में प्रश्न बन जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ से सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, नाम देते हैं बिंदु ए, बिंदु बी। क्या नाम देते हैं? बिंदु ए, बिंदु बी। क्या लोगे? माना दो बिंदु ए व बी हैं, जिस पर एक आवेश प्लस क्यू तथा दूसरे पर प्लस क्यू जीरो है। एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर प्लस क्यू जीरो है। वो दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। इन पर लगने वाला बल एफ है। क्या लोगे? इन पर लगने वाला बल एफ है। तब देखोगे कूलाम के नियम से, तो क्या पढ़ा हमने? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या पढ़ा हमने? एफ बराबर जो बल लग रहा है, यानी जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के सूत्र से, तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्या होता है? Q1 Q2 होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? Q और Q0 मान लेते हैं। Q और Q0 बटे क्या होगा? R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर हो जाता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या पढ़ी हमने? तो E बराबर एफ बटे क्यू जीरो। तो हम क्या करेंगे? जो मान हमने यहाँ पर बनाया है इस पर रख देते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? एफ की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और क्यू जीरो बटे क्या होगा यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर गुणे क्या होगा? क्यू जीरो। तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा निकल कर क्या आ जाएगा? ई बराबर क्या निकल कर? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। केवल हमें इतना ही सिद्ध करना है, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो क्या लिखना है? केवल कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, फिर ये मान यहाँ पर यानी जो f का मान है वो इस पर रख देंगे। तो Q0 से Q0 कट जाएगा क्योंकि बटे में आएगा। बाकी सब आपका जो बचेगा तो इस सूत्र निकल कर आ जाएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। भाषा आप लिख लोगे कि माना एक दो बिंदु ए व बी है, एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर क्यू जीरो आवेश है। इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल क्या है? एफ है। और कितनी दूरी पर स्थित है? दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ पर फिर लिखो अर्थात दो बिंदुओं के आवेश के बीच लगने वाले बल के सूत्र यानी कूलाम के सूत्र से, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप निकाल लोगे। क्लियर है? अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं उसको देखते हैं। अब दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो मान लीजिए कोई दो आवेश क्या होंगे? दो आवेश कैसे हों? जो कि एक दूसरे से विपरीत हों, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर O है। तो जिसकी बिंदु यानी प्लस क्यू, यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी है, जिस पर एक प्लस क्यू आवेश तथा एक पर माइनस क्यू आवेश है। इनका मध्य बिंदु ओ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी मान लेते हैं हम एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानते हैं एल। तो यानी कुल कितनी दूरी पर एक दूसरे से हैं टोटल? तो 2L दूरी पर स्थित हैं, यानी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। यानी क्या लोगे कि जो दोनों आवेश क्या लोगे कि यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी यानी 2L दूरी पर स्थित हों, इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो क्या लोगे कि यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कैसे हो? अति अल्प दूरी पर स्थित हों, तो वह क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर इसी की बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसी वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश, या तो आप कोई प्लस क्यू
तथा प्लस q तथा माइनस q। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम बात करें कि दोनों आवेशों के लिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर दोनों आवेश में से कोई एक आवेश हमने क्या ले लिया Q। तो इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या है 12 है, तो क्या होगा 12। तो इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P गुणे 12, या लिख दो आप P बराबर 2QL। ये क्या हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और ये दूरी है अल्पतम दूरी, इसका मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। अगर इसके विभव की बात करें तो विभव निकली हो तो इसकी विभव होती है AT और इसकी होती है L, तो क्या हो जाएगा LTA, इसकी होती है L, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी LTA क्या होती है इसकी विमा हो जाती है। तो इस प्रकार ये निकल कर आ जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश जो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये देख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है, ठीक है। अब बनता है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अब देखिए एक बात समझना, जितनी भी अब डेरिवेशन है इसमें, जितनी भी डेरिवेशन है जिनको सिद्ध करना है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और इसके बाद आएगी आपके जो बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक और बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक, और फिर आता है गॉस प्रमेय इसका और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग। केवल मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम और प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन जो बची हुई जो डेरिवेशन है वो एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक साथ, आपको कि लगातार डेरिवेशन मिल जाए अगर हर बार। अभी ठीक है, अभी केवल हम प्रश्न जितने बनते हैं इंपॉर्टेंट वे कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर अगली वीडियो में से वाली में डेरिवेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे जितनी भी डेरिवेशन है। तो अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो चलिए, और डेरिवेशन हम इससे अगली वाली वीडियो में करेंगे, जितनी भी डेरिवेशन है सभी को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको हर बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े अलग अलग। चलिए, तो जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हैं आ जाती हैं एक एक नंबर में भी कभी अलग अलग करके पूछ ली जाती हैं, जो कि होती है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझेंगे, इनको परिभाषाओं को आपको नोट करना है। तो जैसे मान लीजिए रेखीय आवेश क्या होती है कि मान लीजिए कोई एक L लंबाई का एक चालक तार ले लिया, इसकी लंबाई क्या है हमने L मान ली, यानी किसी चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी इस तार पर हम क्या कर दें, आवेश को वितरित कर दें, तो ये क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण होता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है, तो किसी चालक पर क्या होता है, आवेशों का वितरण क्या होता है, सतत आवेश वितरण का होता है। और सतत आवेश वितरण कितने प्रकार से होता है, तो रेखीय, पृष्ठ और आयतन से प्रकार है। तो अगर हम चालक तार की L लंबाई के किसी चालक तार पर वितरित आवेश की बात करें तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या वितरित होता है, आवेश किस पर, चालक तार की लंबाई L पर। तो सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा को से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L। तो परिभाषा लिख लोगे कि किसी चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यानी Q/L, यानी आवेश क्या है प्लस Q आवेश वितरित है और किसी L लंबाई की चालक तार पर, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा। फिर क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो क्या होगा, किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित आवेश को या पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। फिर आयतन की बात करें तो किसी घन या गोले तो एकांक आयतन पर
वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो इस पर वितरित आवेश को, ठीक है, घन या कोई गोला हो तो इसे रॉ से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या करते हैं कि आयतन, तो वितरित आवेश आयतन को किससे लिखते हैं, बी से। तो क्या होगा, किसी एकांक आयतन पर वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, जो क्या कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रॉ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये परिभाषा बन जाती है, इन सूत्रों की जरूरत पड़ती है, तो इनको नोट कर लेना है। अब चलते हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है वैद्युत फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत फ्लक्स और गॉस नियम पढ़ेंगे, और गॉस का नियम अगली वीडियो में डेरिवेशन में सिद्ध करेंगे, उसके अनुप्रयोग सिद्ध करेंगे। अभी हम वैद्युत फ्लक्स और उसके गॉस का नियम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में कोई एक स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ, ये मान लिया हमने काल्पनिक पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसे मान लिया हमने काल्पनिक पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत क्या होगा, अभिलंबत, अभिलंबत गुजरने वाली, अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या होंगी, बल रेखाएं, बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो क्या कहोगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से, यहाँ मान लेते हैं काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, या बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। इसे किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अल्पांश भाग, छोटा सा अल्पांश भाग क्या लेते हैं हम, डी ए क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई होगी। तो अगर हम इसको हम ऐसे यहाँ से लेकर, तो यहाँ पर लिख दें कि ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हो जाएगी। तब इस छोटे से अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। अगर हम बात करें कि अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर बात करें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई। फाई किसको प्रदर्शित करता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बता रहा है, तो समाकलन क्या हो जाएगा, डी फाई ई, यानी जो समाकलन प्रदर्शित कर रहा है किसको, संपूर्ण भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम क्या करें, समाकलन की जगह क्या लिखें, समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी जगह डी फाई ई का मान क्या पढ़ा हमने, ई डी ए कॉस थीटा। तो हम लिख दें, तो जब समाकलन होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, किसका समाकलन होगा, समाकलन डी ए समाकलन कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि समाकलन डी ए बराबर क्या होता है, ए होता है, तो हमारा निकल कर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी मात्रक की बात करें, तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गॉस का नियम क्या है, फिर इसके बाद हम गॉस नियम को सिद्ध करेंगे, उसके अनुप्रयोग लिखेंगे, जितने हमने डेरिवेशन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए समझते हैं गॉस नियम क्या है। समझते हैं गॉस नियम क्या होता है। तो गॉस नियम क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आवेश है, ठीक है, आवेश है और किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ है, और इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई है, फाई ई है। तो क्या होता है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का वो क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी
क्या होता है, जो फाई ई होता है किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का यानी Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। सिंपल सा नियम होता है, इसको हमें सिद्ध करना होता है, पेपर में सबसे ज़्यादा सिद्ध करने के लिए आता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का यानी Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई बराबर Q/ε0। अब बची हुई डेरिवेशन अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अभी तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।